देख भाई देख, जब से हिंदुस्तान और चाइना के बीच में प्यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना बॉर्डर पे, तब से लोगों की एक ब्रांड से काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। और वो ब्रांड है माइक्रोमैक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक बाई टेक के वीडियो में कि क्या माइक्रोमैक्स कम बैक कर सकता है कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक भाई टेक। और आज मेरे साथ है नंदू निमिष, हमेशा की तरह। तो सबसे पहले नंदू निमिष, एक चीज आती है दिमाग में कि जो भी इंसान टेक्नोलॉजी या बिजनेस कवर करता है हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं उसने माइक्रोमैक्स के साथ नाता पड़ा होगा, उसकी जर्नी देखी होगी। आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है माइक्रोमैक्स से जुड़ी हुई? तो संदीप, मैं तो बोलूंगा मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस माइक्रोमैक्स का ये रहा है कि जब माइक्रोमैक्स ने कैनवस नाइट करके अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था, 2014 की बात है। वो फोन हमारे लिए जब indianexpress.com की टेक कवरेज में मतलब फर्स्ट वायरल स्टोरी था, और उसने 2 दिन में 1 मिलियन रीडर्स ने पढ़ा था स्टोरी। और तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये लोगों में कितना इंटरेस्ट है उस ब्रांड के बारे में। जब हम बोलते हैं वायरल होता है, कुछ वायरल होता है जब लोगों में इंटरेस्ट। और वो प्रोडक्ट ऐसे था, उसने इतने सारे फीचर्स दिए थे कि वो एक ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप किलर की तरह था। मतलब वन प्लस से पहले वन प्लस टाइप का एक फोन था वो, और डिजाइन भी बहुत अच्छा था, बहुत पतला सा फोन था। बहुत ही मतलब उस टाइम पे वो काफी एक स्टैंड आउट फोन था, और माइक्रोमैक्स के लिए भी बहुत सक्सेसफुल फोन था वो। हाँ, और उसके बाद से इंडिया में वो एक जो फ्लैगशिप किलर वाला सीरीज ऑफ डिवाइसेस आना शुरू हुआ। बट ये फर्स्ट मेरे ख्याल से एक ये था, और उसके बाद उन्होंने एक नाइट 2 भी लेके आए। नाइट 2 शायद उतना सक्सेसफुल नहीं था, बट कैनवस सीरीज उसके लिए, माइक्रोमैक्स के लिए काफी सफल था। वो फ्लैगशिप की तरह उन्होंने पुश किया उसको काफी। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है माइक्रोमैक्स से जुड़ी हुई? हाँ संदीप, काफी जैसे आपने कहा, जिसने भी टेक्नोलॉजी या बिजनेस कवर किया भारत में, उसने उसका पारा या उसका कनेक्शन कभी ना कभी माइक्रोमैक्स के साथ जरूर पड़ा है। माइक्रोमैक्स के साथ अवश्य पड़ा है। मुझे खास बात इस ब्रांड के बारे में ये लगी थी हमेशा, उस जमाने में जब ज्यादातर ब्रांड, मैं ये नहीं कहूंगा तमीजदार होते थे, लेकिन जो एक कम्युनिकेशन की स्टाइल होती थी वो बहुत अंडरस्टेटेड होती थी कि भाई ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये अच्छा ये है, दूसरे के बारे में हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे, हम अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सोनी एरिक्सन, मोटरोला, नोकिया इत्यादि इत्यादि। उस समय ये एक ब्रांड था जो, हमें अंग्रेजी में एक शब्द होता है फाइस्टी, जिसे आप ऐसे लड़ाका कह दीजिए या मुंह फट कह दीजिए, जो कहना चाहिए। ये एक वैसा ब्रांड था कि अपना पहला एंड्रॉइड फोन लेकर आए और उन्होंने सीधे एड निकाल दिया फ्रंट पेज में आईफोन से कंपेयर करते हुए, और कह दिया आईफोन। ये बात नहीं है कि भाई हाँ कोई फोन है जिसके कंपैरिजन में हम लोग अच्छे हैं, तो साफ साफ कह दिया। तो ये एक काफी बेबाक किस्म का ब्रांड था। और जैसे नंदगोपाल कह रहे हैं, ये वैल्यू फॉर मनी पे ये शायद पहला ब्रांड था जो बहुत सक्सेसफुली जिसने भारत में प्ले किया। ये भारतीय ब्रांड की ही बात नहीं है। नोकिया के कम दाम के फोन थे, मोटरोला के कम दाम के फोन थे। आप लोगों को याद होगा 2-2.5 हजार रुपए, 1,500 रुपए में मोटरोला नोकिया के भी फोन आया करते थे। उसके बावजूद ये एक ऐसा ब्रांड था जिसने अपना स्थान वहां बनाया, और एक समय पे तो देश में नंबर 1 में बन गया था, बहुत छोटे समय तक। सर नंदू, यहाँ पर सवाल उठता है कि जो इनिशियल जर्नी थी माइक्रोमैक्स की, जब उसने मार्केट में कदम रखे, और जैसे कि निमिष बता रहे हैं कि जो करते थे डंके की चोट पे जाके कहते थे भैया हमने ये किया, हम तो बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है उनकी शुरुआती जर्नी में क्या क्या उन लोग ने चीजें की जो डिफरेंट थी मार्केट से, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स एक वक्त में सैमसंग को पीछे करके नंबर 1 ब्रांड बन गया था हिंदुस्तान का? माइक्रोमैक्स मुझे लगता है कि एक यंग इंडियन के लिए अपीलिंग बन गया था। उसने, आप देखोगे उनके इनिशियल एड्स और उनका कम्युनिकेशन बहुत ही यंग इंडिया के अराउंड था। आप उनका ब्रांड वो भी देखो, एक वो पंच, वो जो मुक्के वाली बात है, वो भी मतलब वो यंग है, वो एग्रेसिव है। और एक सो इट ऑल्सो गेव, लेट अस से, वो जो सौरव गांगुली ने जब अपना शर्ट उतारा ना लॉर्ड्स में जाके, वो वाला जो एक फीलिंग है ना, उस पर कैश इन किया है अच्छी तरह से। सी इंडिया एक थोड़ा सा, इंडिया इतना एग्रेसिव, एक हम लोग एक एग्रेसिव पॉलिटी नहीं है। हम हमारा वो एग्रेशन अभी कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गया मेरे ख्याल से। बट वो जो अर्ली 2000s में जो एग्रेशन
को वो वेव को उसने राइड किया अच्छी तरह से। मैंने एक्चुअली माइक्रोमैक्स यूज करते हुए मेरी सिस्टर को देखा। मेरी सिस्टर मेरे से काफी छोटी है, 8 साल छोटी है, और वो जब कॉलेज से जस्ट बाहर आई थी या वो पीजी करने आई थी, तब वो एक माइक्रोमैक्स फोन यूज करती थी। और उस टाइम पे मैंने देखा उसमें फीचर्स ऐसे थे जो उसके एज ग्रुप वालों को अपील करता था। वो चैट्स, मतलब प्री लोडेड चैट एप्स होते थे, काफी कुछ उन्होंने वो किया, और वो उनको हेल्प किया है काफी। एंड आप देखोगे थ्रू द जर्नी, आप देखोगे वो हमेशा स्लाइटली यंगर क्राउड को अपील करता था। इवन व्हेन माइक्रोमैक्स ने अपना सब ब्रांड लॉन्च किया, यू भी बहुत ही यंग वाइब्रेंट ब्रांड था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि मुझे अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना था, और मैं सोचा था क्या लूं क्या लूं क्या लूं, और स्मार्टफोन का चलन तो हो ही चुका था। तब मुझे याद है कि मैंने उनको माइक्रोमैक्स का एक फोन हुआ करता था ब्लिंक, वो दिया था, और काफी इंटरेस्टिंग था, शो ऑफ वैल्यू भी था, और मुझे लगता है वो पहला फोन था भारत में जिसमें उन्होंने मैसेजिंग की थी, ए फोन फॉर अ गर्ल, एकदम स्ट्रॉन्ग लेबलिंग करके रखी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा चीज मुझे माइक्रोमैक्स के साथ याद आ रहा है, तो वो हमेशा जब भी आप उनसे बात करते थे स्टार्टिंग में, वो कहते थे, उनको आपको एक चीज पॉइंट आउट करते थे कि भैया ये गलत है यार, ऐसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, गलत हो गया ना, नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे ना। डिफेंड ज्यादा नहीं करते थे, बोलते थे चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। आप लोग का कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा है आपको माइक्रोमैक्स के साथ? आई वुड से कि देखो, राहुल शर्मा इज द क्लोजेस्ट दैट वी गॉट टू दैट वन टेक स्टार इन इंडिया, राइट? एक होम ग्रोन टेक स्टार, आई थिंक ही वाज द क्लोजेस्ट। थोड़ा बहुत मैनिक्योर्ड भी था, इन द सेंस कि उन्होंने उसके लिए कोशिश भी किया है वो टेक स्टार बनने का, बट था उसमें एक स्पंक था, राइट? अगर आप अगर याद होगा तो उनका प्राइसिंग वाला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। सो द बिग क्वेश्चन, (18 is to 9), so we are only comparing here 18 is to 9. This phone is available, all of you guys know. So here is unbox your phone and also unbox your pocket. Moving on. The next one. Of course, we have this LG G6, which is again 18 is to 9 screen ratio. So for them, it is see more, hold less, but pay more. देख ज्यादा लो, hold less, but दे दो ज्यादा. Now guys, as I initially said that last time when we launched a phone, we created Ripples, but अभी Ripples से काम नहीं चलेगा, अभी Storm लाना पड़ेगा. And Storm can only be created once you give a premium technology in the hands of masses of this country. See, Micromax was born because of innovation. Micromax was born because we always, got the latest technology in hands of multiple people, of masses. Micromax was born because we always believed in democratization of technology, and that is what we are all about. And since I said that in the beginning, that today we are going to disrupt this, hence we are positioning and pricing this phone as 12,999. Guys, from 60,000 to 40,000, 18 is to 9 screen ratio we are going to give in hands of everyone in this country. अच्छा, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन सा बन गया है. ट्रेडिशन यह है कि पिछले 7-8 सालों से जब भी प्राइसिंग रिवील करते हैं, हमारी अपनी भी टीम है, उनको पता है कि थोड़ी अपनी आदत जो है वो सिद्धू पाजी वाली है. ठोको ताली जैसी करते हैं, ठोको ताली, तो हमारा जो प्राइस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. तो बहुत जितनी तालियां आप ज्यादा बजाओगे, बस 9999, 18 is to 9 screen ratio. First time in the world, Micromax is bringing to all the users. पहले 10,000 दिखाएंगे, फिर 9,000 दिखाएगा, फिर 8,000 दिखाएगा, लास्ट में 6,000 का देगा, है ना? वो कोई मतलब, और मुझे याद है वो कंपनी के अंदर भी लोगों को इतना अंदर ये होता था कि यार क्या नंबर बताएगा ये आदमी लास्ट में, बिकॉज वो एक इंटरेस्टिंग, मतलब नहीं, वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो एग्रेशन था, स्लाइट एरोगेंस भी था,
बट वो उस मोड में आ गए थे कि उनको दे कुड, बट दैट हेल्प देम इन दैट एट दैट पॉइंट टू केटर टू द मार्केट, राइट? सो एक वो था, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल, बट इट वाज देयर कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने तो काफी बनाया उसको। एंड आई वुड से कि उसमें काफी राहुल को बोलना पड़ेगा, चार फाउंडर्स हैं, बट बेसिकली राहुल बिकेम द फेस इन द सेकंड पार्ट ऑफ दैट कंपनीज जर्नी। इवन नाउ अगर आप बोलोगे माइक्रोमैक्स, लोगों को राहुल शर्मा ही याद आता है। अगर रिवाइव करना है ब्रांड को, तब भी मेरे ख्याल से राहुल का थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होगा उनको। राइट निमिष, आपको कुछ चीज याद आ रही है जो आपको लगा था कि माइक्रोमैक्स ने थोड़ा डिफरेंट किया था? राहुल शर्मा, जैसे नंदगोपाल बोलते हैं कि राहुल शर्मा फेस थे ब्रांड के, और वो एक ऐसे सीईओ थे। ये भी काफी रोचक बात है कि उस जमाने में जो सीईओ होते थे, मैं 2014-2015 के आसपास की बात कर रहा हूँ, वो सीईओ जो थोड़ा सा फाइनेंशियल टाइप के एमबीए किस्म के सीईओ हुआ करते थे, अगर कहा जाए ना, एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, जो स्मार्ट रहेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, स्लाइड लेंगे। और आप राहुल शर्मा के ऑफिस पे जाइए तो उनकी वो टेबल रहती थी, जिससे अबाउट 30 फोन खुले हुए पड़े रहते थे, किसी की बैटरी कहीं है, किसी का कीबोर्ड कहीं है, कहीं कुछ है। तो वो शायद पहले सीईओ थे, हम लोग हैंड्स ऑन सीईओ जिसे कहें, पहले सीईओ थे जो कहते हैं अच्छा देखो इस फोन में ये चीज है, इस फोन में वो चीज है। एक एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बात करने की बात, जिसे हम लोग कहते हैं, जो भारत में शायद अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली ह्यूगो बारा लेकर पहली बार आए थे, कि आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट पर्सन है वो एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा है, वो शायद राहुल शर्मा ने की। कि ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इसने पैसा लगा दिया और उसकी कंपनी है, ये लगता था कि वाकई इसको फोन के बारे में कुछ पता है। ये भी सुनने में आता है कि कभी कभी वो रात को स्कूटर लेके निकल जाते थे और किसी मल्टी ब्रांड डीलर के पास जाके सेल्स स्टाफ के रूप में काम किया करते थे 1-2 घंटे के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है। तो एक जो हम लोग कहते थे ना, सीईओ की एक इमेज होती थी कि सूट पहनेगा, स्मार्ट रहेगा, लेकिन हाँ सबके साथ मिलेगा नहीं। राहुल वाज वेरी डिफरेंट। राहुल का था कि ठीक है, इसको डिवाइस के बारे में पता है, कंज्यूमर के बारे में पता है। और जैसे नंदगोपाल ने कहा, वो यंग चीज, एक यंग जो अपील थी, स्पंकी अपील थी कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हमें अपने काम से कोई शर्म नहीं आता, हम सबसे भिड़ जाएंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये थी उनमें। सो निमिष, नंदू, आगे बढ़ने से पहले हम एक झलक देख लेते हैं। हमने लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर राहुल शर्मा का एक इंटरव्यू लिया था और उनसे हमने पूछा था कि आप इतने अच्छे ब्रांड थे और उसके बाद अचानक से आपकी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर गई, उसके पीछे कारण क्या है? तो पहले वो देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। बजट सेगमेंट के बेताज बादशाह हुआ करता था माइक्रोमैक्स, जिसके पास देखिए जो भी एफोर्डेबल फोन यूज करता था, माइक्रोमैक्स के अलावा उसे और कोई फोन नहीं दिखता था मार्केट में। हालांकि दिनों में, और अगर खासकर बात करें लास्ट ईयर में, आपकी कश्ती थोड़ी डगमगा रही थी। कारण क्या था? 1 साल हो गया है जिसके अंदर जब हमने बोला था कि ऐसा 6 साल तक हम ऐसे नंबर 1 नंबर 2 हिंदुस्तान में चलते रहे। लास्ट ईयर एक ऐसा है जब हमने बोला कि नाउ वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक, अंडरस्टैंड, स्ट्रेटेजाइज, और उसके बाद हम मार्केट के अंदर अपना जाके अटैक करें। क्योंकि मार्केट के अंदर काफी नई चीजें हो रही थी, काफी गो टू मार्केट काफी चेंज हो रहा था, काफी नए ब्रांड आ रहे थे, जा रहे थे, तो काफी चीजें हो रही थी। तो काफी, आप देखा जाए तो काफी मार्केट में अनरेस्ट था, टर्मोइल था, जो कि धीरे अभी सेटल होना स्टार्ट हो गया है। आपने पहले ही बताया था कि डीमोनेटाइजेशन का भी इंपैक्ट आया, जीएसटी इंप्लीमेंट करा था, डीमोनेटाइजेशन हुई, 3G to 4G ओवरनाइट मार्केट चेंज हुआ, तो पूरा पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ा। तो काफी चीजें ऐसी है, फॉर एग्जांपल जब 3G से देखो 2G to 3G मार्केट चेंज होने में 3 साल लगे जी, 3G to 4G होने में कितना टाइम लगा आप ही बताइए? ऑलमोस्ट 3 महीने लगे। 3 महीने में मेरे हिसाब से तो रातों रात काम हो गया था जी। नंदू, आपके हिसाब से माइक्रोमैक्स अपने चरण से जो टॉप पे था वहां से नीचे आ गया, उसके पीछे का कारण क्या हो सकते हैं? वो जितने भी इंडियन ब्रांड्स थे, और हम अभी आप आत्मनिर्भर की सब बात कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए उनके लिए सबसे बड़ा ब्लो भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया, और वो डिमोनेटाइजेशन था। ये सारे ब्रांड्स जो थे वो प्राइमरीली लोअर एंड पे प्ले करते थे, मतलब उनका वॉल्यूम आता था 10,000 के नीचे वाले फोन्स में, और उस सेगमेंट में प्राइमरीली इंडिया में लोग उस टाइम पे, मतलब 2015-16 में कैश पेमेंट करते थे। बहुत सारे लोग दिवाली में बोनस मिला या दिवाली में अपने बॉस ने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, वो सब पैसे के ऊपर उनका वो परचेस होता था। और अगर आप देखोगे डिमोनेटाइजेशन अराउंड दिवाली के टाइम पे आया, सो बहुत सारे लोग दिवाली से पहले नहीं खरीदते, बहुत सारे लोगों को दिवाली के दिन बोनस मिलता है,
या दिवाली के दिन उनका मालिक जो है पैसा देता है, तो वो परचेज दिवाली के बाद में होता है फैमिली के लिए। तो वो एकदम से सारा पैसा सबके पास जो था वो इनवैलिड हो गया, और वो परचेज तो 2-3 महीने के लिए ये सारे ब्रांड्स का जो ऑफलाइन सेल्स है वो बहुत बुरी तरह से हिट हो गए थे। अब अभी एक और चीज आपको देखना पड़ेगा, जितने भी इंडियन ब्रांड्स थे वो सारे दे वर वेरी पावरफुल, बिकॉज टायर 4 में चले जाओ, छोटे छोटे गांव में चले जाओ, उनका डीलर होता था। तो वो ऑफलाइन में स्ट्रांग थे, ऑनलाइन में नहीं। और जैसे डिमोनेटाइजेशन शुरू हो गया, सारा ऑफलाइन सेल्स आपका बंद हो गया। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत बिक रहा था, लेकिन आपके पास इतना मसल नहीं था ऑनलाइन में बेचने के लिए, ना आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे ऑनलाइन के लिए, आप तो बेसिक ऑफलाइन डीलर थे। सो वो उनको बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट किया। और उस टाइम पे जो छोटे चाइनीज ब्रांड्स थे, जिनके पास मसल नहीं था ऑफलाइन जाने का और ऑनलाइन बेचते थे, वो ब्रांड्स अब के बड़े ब्रांड्स बन गए। ये मतलब हमें सोचने वाली बात है। ये इनफैक्ट एक गवर्नमेंट पॉलिसी सॉर्ट ऑफ इरोनियसली हेल्प्ड द अदर्स एंड किल्ड द लोकल ब्रांड्स। ये थोड़ा टेंशन वाली बात था ये उस टाइम पे। राइट। और ये सबको हिट किया, सिर्फ माइक्रोमैक्स को नहीं है, इंटेक्स को हिट किया, कार्बन को हिट किया, लावा को हिट किया। इंटेक्स में किसी से मैं बात कर रहा था 3-4 महीने बाद डिमोनेटाइजेशन का, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी हमारा 20% सेल्स रिटर्न हुआ है। और वो उस टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी ब्रांच आउट करना शुरू कर दिया था दूसरे चीजों में, कि फर्नीचर बनाएंगे, ऑफिस फर्नीचर बनाएंगे, ये करेंगे, बिकॉज फोन का मार्केट उनको पता था कि हिट हो गया काफी। सो निमिष, जो नंदू ने कहा उसके अलावा आपको क्या लगता है कि जब माइक्रोमैक्स के पास 4G के स्टॉक नहीं थे, वो 3G फोन ही बेच रहा था और भारत में 4G दस्तक दे चुका था, वो भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स की लुटिया थोड़ी सी डगमगाई थी? हाँ संदीप, जरूर उसमें भी रोल तो था, क्योंकि 4G तो भारत में था, ऐसी बात नहीं। 4G उस समय के पहले भारत में नहीं था, लेकिन जब रिलायंस 4G लेके आया तो बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे लेके आया, और एकाएक एक बड़े आदमी के खिलौने से बन करके मेन स्ट्रीम चीज 4G बन गया। और माइक्रोमैक्स का प्ले उस समय ज्यादातर 3G तक ही सीमित था। अब स्टॉक उनके पास थे फोन के, उन्होंने उनको बेचने की कोशिश की, वापस ले जाने की जगह। क्या कारण था, क्या रैशनल था, इसका तो हमें कारण पता कभी नहीं चलेगा, लेकिन शायद एक चीज थी कि एक ऐसा ब्रांड था माइक्रोमैक्स, अगर आपको याद होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी फोन रिलीज किया करते थे, महीने में 1-2 फोन आ जाया करते थे माइक्रोमैक्स के। और उस समय जो हुआ, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन का था या 4G 3G की इन्वेंट्री का प्रेशर था, एक स्टेज आया कि एकाएक ब्रांड चुप सा हो गया था, 3-4 महीने तक एकदम चुप सा हो गया था। और इस तरह की इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में जहां चीजें बहुत जल्दी मूव करती है, जहां आपका रेपुटेशन है, अब जाने जाते हैं, यानी आप, ये वही बात है ना, जैसे वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करने आए हैं और 2 घंटे तक बैटिंग की और 1 रन भी नहीं बनाया, तो लोग कहेंगे जनाब हो क्या गया यहाँ पे। तो वो एक थोड़ी सी चीज हुई, आपने मार्केट में गैप छोड़ दिया। किस कारण छोड़ा हमको नहीं पता, वो तो मुझे लग रहा है नंद गोपाल एकदम सही कह रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के बारे में आपके 4G के आने का भी पॉइंट है, लेकिन वो गैप छूट गया, और उस गैप में एकाएक मौका ताड़ करके बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो शायद ओप्पो, वीवो, शाओमी, उस समय ज्यादातर ऑनलाइन होता था, सडनली ऑफलाइन उसको मौका दिख गया। अगर आप देखिए, इन सब का राइज उस समय के आसपास से शुरू हुआ है, 2016 की सर्दियों के आसपास से इनों का राइज शुरू हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि हाँ चाइनीज ब्रांड पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन शायद हमारी ही नीतियों ने थोड़ा सा हिला दिया था हमारे ही ब्रांड को। अब क्या कहा जाए, हमें मालूम है कि माइक्रोमैक्स कमबैक करने के लिए हो चुका है तैयार, और अगले महीने में थोड़े दिन ही रह गए हैं, वो 2 फोन लॉन्च करने वाला है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एक रहेगा मीडियाटेक G65 पे बेस्ड और एक रहेगा G25 पे। और यहां पर ही नहीं रुक रहा है माइक्रोमैक्स का आगे का सफर भी थोड़ा सा तय कर चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम डिजाइन लैब बना रहे हैं हिंदुस्तान में, जहां पर हम अपने फोन बनाएंगे। और जो पहला फोन जो हमारे सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास, वो ये आ रही है कि वो मीडियाटेक P22 चिपसेट बेस्ड एक स्मार्टफोन लाएगा, जो डिजाइन इंडिया होगा। क्योंकि माइक्रोमैक्स में काफी लंबे समय से एक सवाल या चिन्ह उठता रहता था कि आप लोग खाली रीब्रांडेड फोन लेके आते हो, बाहर से उठा के ले आते हो। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए भारत में फोन ही बना रहे हैं। आपको क्या लगता है नंदू, आगे आने वाली डगर माइक्रोमैक्स के लिए आसान होने वाली है, या उन्हें कुछ चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो, हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि माइक्रोमैक्स 2 साल से करीब मार्केट में नहीं है। आई थिंक कोई फोन नहीं लेके आया है,
और काफी कुछ लेके आया है, शायद उनका बाइक एक फोन तो मार्केट में एक फोन तो लाया था, भारत 1 या भारत 2 फोन लेकर आए थे एक, और उस टाइम भी बहुत वादे किए थे कि इस साल में हम ऑलमोस्ट 10 फोन लॉन्च कर देंगे, वो जो हुए नहीं, वो दूसरी बात है। सो वो एक गैप, जैसे हम कह रहे थे कि 4G वाला गैप 3-4 महीने का था, तो ये तो उससे भी बहुत बड़ा गैप हो गया है ना। ये गैप के बाद माइक्रो से मैक्स बनने में टाइम लगेगा और ये बहुत मुश्किल वाली जर्नी होगा। हमने देखा नोकिया वापस आया, नोकिया 3 साल से बेचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी लिमिटेड है, तो ये थोड़ा आई डोंट थिंक इतना इजी होगा। आई होप डेफिनेटली, गिवन दैट गिवन कि इस इंडिया का स्मार्टफोन इकोसिस्टम में माइक्रोमैक्स का जो रोल रहा है, आई वांट देम टू बी सक्सेसफुल, उनको वापस आना चाहिए और एक या दो स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स को टॉप 5 में होना बहुत ही जरूरी है। निमिष, आपको क्या लगता है कि क्या क्या होने वाली उनकी जो आगे का रास्ता है, क्या क्या कठिनाइयां फेस करने वाले हैं? संदीप, सबसे बड़ा चैलेंज तो इनको ये फेस करना पड़ेगा कि सब जब देखा जाए 5-6 साल पहले जब माइक्रोमैक्स की चरम सीमा पे था, तो उनके पास प्राइस एडवांटेज थी कि ठीक है, हमारे पास जो दाम है उस दाम पे आपको और कोई स्मार्टफोन इतने फीचर्स के साथ नहीं मिलेगा। वो एडवांटेज लुप्त हो चुकी है क्योंकि अब तो Xiaomi, रियलमी 6,500-7,000 रुपए पे आपको अच्छा भला फोन दे रहे हैं। नोकिया भी का गो एडिशन जो है 5,000 से कम का आ रहा है। तो वो एडवांटेज जो उनके पास थी वो लुप्त हो चुकी है। अब कितने कम दाम पे फोन बेचेगा? 3,000, 3,500, एक हद के आगे नीचे जा भी नहीं सकते बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो वो जा चुकी है। तो उनका जो कोर स्ट्रेंथ था वो दूसरों ने हथिया लिया है। अब इनके पास क्या बचा? इनके पास बची पोजीशनिंग कि हाँ, हम इंडियन ब्रांड है, क्या उस पर चला सकते हैं? इनोवेटिव प्रोडक्शन, आपने कहा डिजाइन भारत में कर रहे हैं, इनोवेटिव हार्डवेयर, इनको कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आना पड़ेगा जो दूसरों के पास नहीं है। पहले इनके पास प्राइस एडवांटेज थी, हमारे पास दाम है, ऐसे दाम में आपको ऐसा फोन और कहीं नहीं मिलेगा। अब वो ये नहीं कह सकते, अब उनको ये कहना पड़ेगा ऐसा फोन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब उसके लिए वो क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर स्पेशल बनाते हैं, वो डिस्प्ले स्पेशल बनाते हैं, अनहोनी डिजाइन या कुछ और करते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मार्केटिंग में डिपेंड करता है। वैसे इनकी मार्केटिंग पहले बहुत अच्छी रही थी, ये तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है जनाब। इन्होंने ह्यू जैकमैन को एड में यूज किया था, सोचिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर नंदू, यहाँ पर एक चीज और उठती है कि अगर जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यूजर्स है माइक्रोमैक्स के, सिक्योरिटी अपडेट तो उनको मिली जाती है क्योंकि वो गूगल की तरफ से मैंडेटरी है, एंड्रॉइड की तरफ से हर 3 महीने में आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देने, अगर आपको उस इकोसिस्टम पे रहना है। एक शिकायत बहुत ज्यादा रही है कि माइक्रोमैक्स कि भैया ये लोग तो ओएस अपडेट देते ही नहीं है। क्या आपको लगता है इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग माइक्रोमैक्स के यूजर्स है उनके नेक्स्ट बाय में, कि वो माइक्रोमैक्स की तरफ रुझान करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे अभी नहीं लगता है कि माइक्रोमैक्स के यूजर्स बचे हैं मार्केट में बहुत बिग नंबर्स में कि वो रिफ्रेश करके फिर से माइक्रोमैक्स के फोन लेंगे। राइट, आपको देखना पड़ेगा। लास्ट में आई थिंक शायद कुछ यू यूजर्स होंगे, बट वो भी मेरे ख्याल से टाइम जा चुका है, 18 महीने 2 साल से ऊपर हो चुका है। यू के यूजर्स होंगे, कुछ एंड्रॉइड 1 यूजर्स होंगे शायद, जो अभी भी शायद माइक्रोमैक्स ही फोन चला रहे हैं, बट वो मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है। राइट नाउ, अब अभी आपको देखना है कि जैसे निमिष ने बोला प्राइस एडवांटेज नहीं है, तो क्या आप मेड इन इंडिया के बल पे फोन बेच सकते हैं? इसमें क्या है, इसके लिए आपको ये ट्विटर में जो देशभक्ति है, वो देशभक्ति को अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे भी दिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये इतने ह्यूज लेवल पे ट्रांसलेट होता है। राइट, हम सब चाहते हैं, हम सब देशभक्त है, हम चाहते हैं कि ये, बट जब ये आएगा कि अच्छा ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, लेट अस से कि 100 रुपीज का है, और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है 90 रुपीज का है, दिखने में 90 रुपीज वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा बेटर है, हम 5 रुपए के लिए मरते हैं, हम जाएंगे 10 रुपए कम वाले चीज पे। राइट, तो ये एक इंडियन साइकी में आप वैल्यू को आप ये नहीं कर सकते। आई एम सर्टेन देयर विल बी सम पीपल who will say कि नहीं, मैं 10 रुपए ज्यादा दूंगा और ये खरीदूंगा, बट वो एक मास बिहेवियर में चेंज होगा, मुझे नहीं पता। अगर हो जाए तब तो एक नई चीज है, बट मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे जो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग है और इस मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है, उससे तो मैं नहीं दिख रहा है मुझे ये कि आप सिर्फ झंडे पे नहीं बेच सकते उसको। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो वहीं खर्च करेंगे जहां उन्हें वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन मिलेगा, क्योंकि और कोई तो उनके कमा सैलरी कट है आजकल। बिल्कुल मेहनत वाले पैसे पे भी सैलरी कट के साथ आ रहा है।
राइट। जी। तो लोग और मतलब आज मैंने देखा 10 रुपए की पार्किंग के लिए एक आदमी लड़ पड़ा पूरा, है ना, कह रहा मैंने 10 मिनट के लिए पार्क किया, मैं तुम्हें क्यों 10 रुपए दूं। राइट। तो ये है हाल इंडिया का। उसमें अभी अभी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं एसी थोड़ा कम चलाऊं, लाइट थोड़ा ऑफ करूं, दूध एक पैकेट में कम, है ना, ये तो क्रॉस इंडिया लोग पैसे की बात सोच रहे हैं। सो दैट इज द, उसमें ट्रेंड है। तो आप 500 रुपए कम वाला फोन लेके आओगे, बिक जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन क्या सिर्फ मतलब मेड इन इंडिया वाले इस पे आप एक फोन सेम प्राइस पे बेच सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। निमिष, आपको क्या लगता है कि अब वो जो नए नए अवतार में आ रहे हैं, एक्चुअली ये पहली बार नए अवतार में नहीं आ रहे हैं, आई थिंक ये माइक्रोमैक्स 3.0 होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार कमबैक कर चुके हैं। ब्रांडिंग की थी तो ये माइक्रोमैक्स 3.0 में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए माइक्रोमैक्स को, जिससे कंज्यूमर्स थोड़े से खुश हो जाएं शायद? संदीप, ये तो मार्केटिंग वाला सवाल ज्यादातर हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, प्राइस एज आपके पास अब रही नहीं। मूल्य का जो आपके पास हथियार था वो आपसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मुझे लग रहा है बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है राहुल शर्मा और उनकी टीम के पास, क्योंकि जैसे नंद गोपाल कह रहे थे, आप केवल झंडा लहरा करके काम नहीं चला सकते। उससे ये बहुत वैल्यू बेस्ड मार्केट है, लोगों के पास पैसा इस समय कम है और कम होता जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो इस स्टेज पे एक आ जाता है कि भाई इंसान, जिसे कहा जाए, जितना पैसा बचाने की कोशिश कर सकता है, जितना वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकता है, वो पहले करेगा। और पेट्रियोटिज्म ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन वो इतना इन्फ्लुएंस कॉमर्स को कर नहीं पाएगा। तो मेरे अनुसार इन लोगों को जो करना चाहिए वो वही करना चाहिए 2016-17 के आसपास में इन्होंने जब किया था, जब इनकी टीम में विनीत तनेजा इत्यादि इत्यादि काफी सीनियर लोग थे 2015-16 में, जब माइक्रोमैक्स ने अपने आप को मूव अप करने की कोशिश की थी। जब कहा था कि हमें दुनिया का सबसे स्लिम फोन हमारे पास है, ह्यू जैकमैन हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, साइनोजेन के साथ हमने टाई अप किया है, हम पहले ब्रांड है जिसके साथ कॉलकॉम ने अपना स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप चिप डाला है। वो उस क्वालिटी के ऊपर इन लोगों को पुनः से एक बार युद्ध करना पड़ेगा मेरे अनुसार। कितना आसान है ये मुझको नहीं पता, हमें उनकी बजट पता नहीं है, हमें उनकी रिसोर्सेज पता नहीं है इस समय, लेकिन उनको क्वालिटी पे लड़ना पड़ेगा। ये सोचना कि हाँ भारत कह दिया, मेरा भारत महान कह दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। वैसे एक और रोचक चीज है माइक्रोमैक्स के बारे में संदीप, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, मेरे दिमाग में याद आया कि आजकल हम जो देख रहे हैं, सारे फोन ब्रांड हैं जो फोन बनाते हैं, वो टीवी भी बनाते हैं, वो एयर कंडीशनर भी बनाते हैं, और किसी को खास आपत्ति नहीं होती। माइक्रोमैक्स ने काफी पहले शुरू किया था, अगर आपको याद है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले Xiaomi या OnePlus कोई टीवी लेके आया था, माइक्रोमैक्स टीवी लेके आया था। कितने साल पहले की बात है? 7-8 साल पहले की बात है। बहुत स्पीडी कंपनी है, बहुत तेज मूव करती है जी। इनफैक्ट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी वो ऑफ द रिकॉर्ड था, बट अभी शायद बोल सकते हैं, शायद निमिष ने भी ये देखा होगा। एक टाइम पे राहुल शर्मा ने हमें एक चीज दिखाया था, उसको हेल्थ कैसेट बोला था उन्होंने। वो फोन के साथ लगता था, आप उस पर हाथ लगाओगे तो आपका ईसीजी रीडिंग देता था। ये 3-4 साल पहले की बात है, और मुझे उस टाइम पे लगा था कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी इस देश को चाहिए, कि आप गांव में एक 3,000-4,000 रुपए का इक्विपमेंट लेके रख सकते हो। किसी को अगर चेस्ट पेन होता है तो आप ईसीजी ले सकते हो और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ईसीजी में प्रॉब्लम है। राइट। अभी ये एप्पल वॉच में सब आया है, अभी आया है, 2 साल में आया है। ये 4 साल पहले की बात है, और सस्ता टेक्नोलॉजी था, बहुत सिंपल सी चीज था, जो आप फोन में कनेक्ट करके एक कैसेट की तरह लगता था, आप उसको हाथ में पकड़ते थे दोनों हाथ से और आपका रीडिंग लेता था। इस टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में राहुल शर्मा सोचता था उस टाइम पे, और मुझे वो बहुत इम्पैक्ट किया था। मुझे लगा था कि ऐसी चीज तो मतलब होना चाहिए, और हमारे देश में वो इनोवेशन होता है, क्यों हम टेक्नोलॉजी से लोगों का लाइफ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचो, छत्तीसगढ़ में, कहीं भी इंडिया में, कहीं भी एक छोटे से गांव में ऐसा चीज होगा, कितने लोगों का जान बच जाएगा उससे। राइट। और नंदू निमिष, आपको ये भी याद होगा जब वो इनोवेशन दिखाई गई थी तो हमने पूछा था अच्छा आगे क्या, बोला आगे क्या, इसको लॉन्च करेंगे लेकिन उससे पहले हम हेल्थ केयर वर्कर से बात करेंगे, छोटे छोटे हॉस्पिटल से बात करेंगे दूर दराज में, उधर हम ये फ्री में देंगे, ताकि उधर लोगों तक ये टेक्नोलॉजी फ्री में पहुंचे और बाकी लोग जिन्हें लेना है वो तो ले ही लेंगे। तो एक रोड मैप भी बना के रखा था, लोगों को देना है, लेकिन जहां पर इसकी सख्त जरूरत है वहां पर भी इसको पहुंचाना है, इस कैसेट को। सो नंदू निमिष, यादें तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, और दिल में एक हमेशा वो एक फीलिंग होती है कि भैया ये कुछ कर ले, क्योंकि इसको देखा है, इस कंपनी को अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है। ऐसी बहुत कम कंपनियां होंगी जो भारतीय कंपनी जिन्हें हम कह सकते हैं हमने ग्रो होते हुए देखा है। कुछ आई हैं
2 दिन में हिट भी हो गई है, फिर 2 दिन के बाद बंद भी हो गई है, पर ये काफी लंबी चली है। चलते चलते आप दोनों का फाइनल कमेंट क्या रहेगा माइक्रोमैक्स के लिए? नंदू, आपसे स्टार्ट करते हैं। नहीं, होपफुली वो कर पाए और उनको थोड़ा फोकस होके अभी स्मार्टफोन सेगमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। सी अगर मैं इस मार्केट को देखूं, मेरे ख्याल से इसमें ऑब्वियस गैप्स है जहां पे वो लेके आ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि वन प्लस नॉर्ड का एक सेगमेंट है जो 25,000 रुपए का है। अगर आप 19,990 में उस टाइप के फीचर दे सकते हैं तो आप मार्केट कैप्चर करेंगे। आपको 15 से लोग ऊपर जाते हुए मिलेंगे, 25 से लोग नीचे आते हुए मिलेंगे। अभी वो 20,000 वाला जो प्राइस पॉइंट है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा वीक है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग फोन नहीं है। और ये एक प्राइस पॉइंट है जहां पे माइक्रोमैक्स पहले खेलता था अपने टॉप एंड फोन्स के साथ। आई थिंक ये अभी भी वैलिड है। शायद ये लोग वहां पे एक अच्छा फोन अगर लेके आएंगे, एक दो शायद गिमिकी फीचर्स चाहिए होंगे लोगों को खींचने के लिए। शायद आप 4 कैमरा दे दें या कुछ भी, या 120 हर्ट्ज का स्क्रीन दे दें। कुछ तो एक चीज आप करोगे तब भी आप उस पर बहुत बड़ा काम आप इम्पैक्ट बना सकते हो। आपको बेसिकली इस मार्केट ने प्रूव किया है, वन प्लस ने प्रूव किया है और ब्रांड्स ने प्रूव किया है, आपको एक सक्सेसफुल मॉडल चाहिए इंडिया में बस, और उससे आपकी नंबर्स बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा और आराम से आप वापस आ सकते हो, क्योंकि आपको मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इंडिया में। बिल्कुल। निमिष, आपका क्या रहेगा फाइनल टेक? मेरा फाइनल टेक क्या है संदीप, मैं एक्चुअली दूसरा एंगल पे जाना चाहूंगा एकदम कि अगर आपको याद है कि माइक्रोमैक्स सिर्फ नंबर 1 भी बना था, तो पहले जब इनका सूरज सबसे उदित हुआ था, बहुत ऊपर लग रहा था, सैमसंग से आगे निकल गया था, तो अब इसे आप कहना चाहें हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मीडिया ने उस ब्रांड को उतना आदर नहीं दिया जितना उसे मिलना चाहिए था। क्षमा करें, लेकिन ज्यादातर नहीं दिया। जैसे नंदगोपाल ने कहा कि उन्होंने नाइट को रिव्यू किया, उन्होंने नाइट को पॉजिटिव रिव्यू दिया। हम लोगों ने भी, मुझे याद है टेक टीवी में रिव्यू किया था, हमने भी नाइट को पॉजिटिव रिव्यू दिया था, लेकिन कई लोग कह रहे थे माइक्रोमैक्स ब्रांड को आप पॉजिटिव रिव्यू दे कैसे सकते हैं। तो एक नेगेटिव परसेप्शन जो भयंकर सा टेक कम्युनिटी में बना था, वो उसके कारण इस ब्रांड को थोड़ी सी परसेप्शन में मार खानी पड़ी है। हमेशा लोग कहते हैं नहीं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। ये बात भूल जाते थे, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो नंबर 1 कैसे बन गया। ये आप कह रहे हैं वैसा देश, एक तरफ आप कह रहे हैं वैसा देश है जहां लोग फूंक फूंक के पैसा स्पेंड करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ये लोग सब स्टैंडर्ड फोन खरीद रहे हैं। जनाब, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। तो एक ये परसेप्शन है, इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्शन एक है, हमें कहा जाए मीडिया का सेक्शन है अभी भी, जो कहते हैं माइक्रोमैक्स से टीवी लॉन्च के लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, क्यों टीवी लॉन्च कर रहे हैं। अब भाई कोई और ब्रांड टीवी लॉन्च करेगा तो लोग कहेंगे अरे वाह देखो टीवी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन जो है ये अभी भी है। ये एक चैलेंज माइक्रोसॉफ्ट को बीट करना, माइक्रोमैक्स, क्षमा बार बार माइक्रोसॉफ्ट क्यों कर रहा हूँ, बिल गेट्स कितने दुखी होंगे इस बात से। अच्छा, ये एक चैलेंज है जो माइक्रोमैक्स को मिलना पड़ेगा, को संभालना पड़ेगा। कैसे संभालेगा, ये बड़ी चीज है। जैसे नंदगोपाल कह रहे हैं एक बड़े हिट प्रोडक्ट की जरूरत है। वो हिट प्रोडक्ट हिट कैसे होगा, कैमरे के कारण होगा, बैटरी के कारण होगा, डिजाइन के कारण होगा, भारतवर्ष के कारण होगा, क्या पता, हमको नहीं पता। लेकिन हाँ, चैलेंज बहुत बड़ा है इनके सामने। नंदू, निमिष, मुझे यहां पर यह लगता है किसी भी कंपनी को किसी भी मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना की आशा रखता है तो उसके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ यूनिक करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। और माइक्रोमैक्स के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, माइक्रोमैक्स में अंदर हमेशा वो आग थी, हमेशा से आग थी, बस बीच में जो आग है उसका फ्लेम उनने कम कर दिया था और उसकी वजह से उतना गर्मी नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर आप देखें इनोवेशन भारतीय मार्केट में क्या हो रही है, लोगों को वन प्लस के स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों? कहते हैं कि उसका यूआई काफी अच्छा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो यूआई अगर वीवो के फोन में आ जाए, ओप्पो के फोन में आ जाए, क्या मजा आ जाएगा। पर क्या आपको मालूम है साइनोजेन के साथ सबसे पहली पार्टनरशिप किसने की थी? माइक्रोमैक्स ने। और जब उनने फोन लाया था उनका फोन स्मूथ था, यानी कि उनने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि हमें ऐसा कुछ करना है। उसके बाद जैसे आप लोग ने पहले बताया, उनने टीवी लाया, उन लोग ने वॉशिंग मशीन्स लाए, उनने म्यूजिक सिस्टम्स लाए, उनने एसी तक लाए। उनके टीवी जो थे जब मार्केट में आए थे 13,000 रुपए से स्टार्ट हो रहे थे, और जिनका स्टार्टिंग मॉडल था डिस्काउंटेड रेट के बाद 9,500 रुपए का टीवी था।
और जो अब जिस चीज पे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे पास टीवी है, ये टीवी है, वो टीवी है, वो सब कुछ कर चुके हैं, हर एक चीज को पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बस उनको यही करना है कि जो उनके अंदर की आग है ना, उसका फ्लेम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और अपने जो दिमाग में जो उनका कंसेप्ट चल रहे हैं उसको फॉलो करें। होपफुली फिर से वो एक बार भारतीय मार्केट में धूम मचा सकेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम तीनों को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।